पेटेंट है उनके आधार पर है। हमारे देश ने भी आजादी के बाद शिक्षा में बहुत बड़ी मात्रा में हमने विकास करने का प्रयास किया है और काफी मात्रा में विकास हुआ है, परंतु यह विकास के साथ समस्याएं भी आ रही है। जो समस्या का समाधान हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या आंशिक मात्रा में ढूंढ रहे हैं, और साथ में हमें विश्व के अन्य देशों की शिक्षा है, वह शिक्षा की तुलना में हमारी शिक्षा उनके स्तर पर या उनसे मजबूत करने की चुनौती है। आज भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह व्यवस्था गुणवत्ता के मात्रा में अपर्याप्त होने के कारण देश के लाखों छात्र विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं। अकेले यूक्रेन की जो घटना बनी तो यूक्रेन में ही मेडिकल पे पढ़ने वाले भारत से गए हुए छात्रों की संख्या 20,000 से ज्यादा थी, और यह चाइना से लेकर रसिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका, इंग्लैंड में जाने वाले छात्रों की संख्या आज भी लाखों में है। यह वही समस्या की ओर अंगुली निर्देश करते हैं कि हमारे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय छात्र परिषद हमारा यह देश में शिक्षा को ध्यान में रखकर ध्यान देने का प्रयास है, परंतु राष्ट्रीय छात्र परिषद में 3 प्रकार के लोग सम्मिलित हैं। एक छात्र है जिनको शिक्षा प्राप्त करनी है, कर रहा है। दूसरे जो शिक्षा दे रहे हैं वह अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर है। और तीसरा शिक्षा देने की कोई व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सेंटर है, उनके संचालन है। राष्ट्रीय छात्र परिषद में ये तीनों मिलाकर, तीनों साथ में मिलकर भारत की शिक्षा आगे ले जाने का प्रयास करें और प्रत्येक छात्र के जीवन में उनको मदद करने का प्रयास करें। यह ध्यान में रखकर राष्ट्रीय छात्र परिषद हमने प्रारंभ किए हैं। उनके एक अंग है पॉलिसीज, नीति। पॉलिसी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। भारत में एजुकेशन, शिक्षा, ये स्टेट सब्जेक्ट मानी राज्य सरकार का विषय है। फिर भी केंद्र सरकार का कुछ मात्रा में इन्वॉल्वमेंट आता है, तो हमारा एक ध्यान राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों की ओर रहेगा कि नीतियां, पॉलिसी छात्रों के, देश के और विकास के हित में है या कहीं उनके खिलाफ जा रही है, तो आवाज उठाने का काम करेंगे। उनको करेंगे कि देश की, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां एजुकेशन, शिक्षा और छात्रों के हित में रहे। हमारा दूसरा बिंदु रहेगा पॉलिसी ठीक है, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी है, कहीं कॉलेज है, कुल मिलाकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवहार कैसा है, क्या समयसर एग्जामिनेशन हो रही है, रिजल्ट दिया जाता है, उनमें क्या समस्या है, वह प्रश्न उठाना, यह हमारा दूसरा हिस्सा है। हमारा सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट मानना है कि देश में सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। गुणवत्ता युक्त मानी क्वालिटी एजुकेशन। इस समय देश में सभी जगह पर गुणवत्ता युक्त क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने के कारण ही हमारे लाखों स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं और देश का करोड़ों रुपया खर्च विदेश में जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अमेरिका का नागरिक पढ़ रहा है तो उनकी जो फीस ली जाती है उनसे डबल फी भारत का स्टूडेंट वहां पढ़ने जाता है तो लेते हैं। मैं एक अर्थ में कहता हूं कि विदेशी छात्रों की फीस के पैसे से वह अपने छात्रों को सब्सिडाइज पढ़ा रहे हैं, और उनका एकमात्र कारण है कि भारत में हमने गुणवत्ता युक्त और सबको शिक्षा की व्यवस्था खड़ी नहीं की है।
यह खड़ी करना अर्थ के हमारी देश की टोटल आमदनी, जिनको जीडीपी कहते हैं, उनमें से कितना प्रतिशत हम शिक्षा के पीछे खर्च कर रहे हैं। भारत यह तुलना में कम खर्च रहा। शिक्षा में जैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, ऐसे ही छात्र जिनकी फी दे पाए, ऐसे उचित मूल्य, उचित फीस वाली शिक्षा, ये बात जब करते हैं तब उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा आता है कि क्या भारत में शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है? तो मैं कहूंगा हाँ। हमारे यहाँ शिक्षा व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मुनाफा नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी हमने माना, और हमारी सामाजिक व्यवस्था में कभी शिक्षा निःशुल्क थी। आज प्राध्यापक मैनेजमेंट को खर्च की जरूरत पड़ती है तो फीस लेनी चाहिए, परंतु एजुकेशन इंस्टीट्यूट मुनाफा के लिए बिजनेस की भांति चलाए, और इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। परंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, ये दोनों के बीच फाइन बैलेंस, दोनों के बीच संभालने की आवश्यकता है। इसलिए देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सबको शिक्षा और उचित खर्च पर शिक्षा, अर्थात शिक्षा का व्यापारीकरण न हो। और तीसरी बात, शिक्षा के बाद रोजगार मिले। हम भारत की आधुनिक शिक्षा का, मॉडर्न एजुकेशन का इतिहास की ओर जाएंगे तो यह देश में 18वीं शताब्दी तक हमारे परंपरागत गुरुकुल थे, निःशुल्क थे। अंग्रेजों ने शासन पर नियंत्रण आने के बाद वो बंद करवा दिया। हम भी हमारे आधुनिक मॉडर्न प्राचीन गुरुकुल को मॉडर्निटी के साथ जोड़कर एक नया शिक्षा का मॉडल दे सकते थे। अंग्रेजों ने ये बंद करवा दिया और उनकी जगह अंग्रेजों ने इंग्लैंड की आधुनिक शिक्षा पद्धति भारत में शुरू की। ये शिक्षा पद्धति शुरू करने का लक्ष्य था कि भारत में जो अंग्रेज सरकार थी, वह सरकार चलाने वाले उनको क्लर्क लोग चाहिए। तब भारत में मॉडर्न एजुकेशन नहीं था, तो जो भी शिक्षा प्राप्त करता था उनको नौकरी मिल जाती थी। आज भारत में लगभग 80% साक्षरता है। उनका परिणाम यह है कि भारत में सरकार के पास नौकरियां 3 करोड़ है और जिनको नौकरी चाहिए वह लोग 55 करोड़ है। उनका अर्थ है कि शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिल रहा। हम रोजगार की चर्चा करेंगे तो रोजगार का एक केंद्र है सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक, रेलवे। नौकरियों का दूसरा आधार है प्राइवेट बिजनेस और सर्विसेज। तीसरा आधार है उत्पादन, मानी जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वह कल कारखाने, इंडस्ट्रीज। चौथा है किसानी और पांचवा है सर्विस। सर्विस कहते हैं मानी होटल है, कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और यह 55 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली भारत की व्यवस्था में सरकार सिर्फ 3 करोड़ को रोजगार देती है। और अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी। अंग्रेजी सरकार चलाने वाले लोग अर्थात 3 करोड़ लोग, और देश में 55 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए। परिणाम यह हुआ कि भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, व्याप बढ़ा है, पर शिक्षा के बाद ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। और दुख की बात है, यहाँ तक कि कोई चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन मांगा है तो वहां पीएचडी भी क्यू में खड़ा है। सफाई कर्मी के लिए भी डबल ग्रेजुएट खड़ा है, क्योंकि शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिलता है। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, राष्ट्रीय छात्र परिषद की तीसरी बात है कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ो। शिक्षा विकास के लिए भी है, डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति विकास के लिए भी है, पर शिक्षा रोजगार के लिए भी है।
और रोजगार के लिए है तो नौकरियां नहीं है, तो शिक्षा को रोजगार के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो उनके लिए शब्द है स्वरोजगार। मैं खुद ऐसा काम करूं जिनसे मेरी आमदनी हो। उदाहरण के नाते कोई मोटर बनाने का काम करता है, कोई टीवी असेंबल करने का काम करता है, कोई कंप्यूटर असेंबल करने का काम करता है, कोई उनकी सर्विस देने का काम करता है। किसान का बेटा है तो फूड प्रोसेसिंग के आधार पर उनके खेतों में जो उत्पादन होता है उनको वैल्यू एडेड करके काम करता है। मानी घरों में दूध उत्पादन होता है तो दूध का मक्खन और दूध के अनेक प्रकार के पनीर जैसे उत्पादन बनाकर उनका बेचने का इंडस्ट्रीज का काम। मैं जो आपको कह रहा हूं उनका अर्थ यह है कि क्या हमारी 8वीं कक्षा की शिक्षा से जो छात्र का जिनसे संबंध होने का संभव है, या तो कुल परंपरागत से, गांवों से या शहरों से या परिवार से, और नहीं है तो अपनी वह कोई पसंदगी करें, ऐसी कोई चीज उनको 1 नहीं 2-3 सिखाई जाए, तो जब तक वो 12वीं पास होगा, 10वीं पास होगा या ग्रेजुएट होगा तो रोजगार कहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वह स्वरोजगार कर पाए और स्वरोजगार के लिए उचित उनको मदद अर्थात आर्थिक मदद भी करने की सिस्टम दे। तो मैंने जो कहा है, राष्ट्रीय छात्र परिषद देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी छात्रों को मिले। गुणवत्ता युक्त शिक्षा महंगी न हो, मानी शिक्षा का, एजुकेशन का व्यापारीकरण, कॉमर्शलाइजेशन बंद हो। तीसरा, 8वीं कक्षा से ही शिक्षा के साथ रोजगार की ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारी शिक्षा के क्रम में हो। यह 3 बड़े मुद्दे लेकर हम काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, यह हिंदुत्व के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठन के साथ राष्ट्रीय छात्र परिषद जुड़ा है। इसलिए हमारी देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश का इतिहास वह हिंदू है। इसलिए राष्ट्रीय छात्र परिषद की श्रद्धा हिंदुत्व पर है, श्रद्धा हिंदू समाज पर है, हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू इतिहास, हिंदू राष्ट्र पर है। इसलिए हम छात्रों की बात, एजुकेशन की बात, यह हमारी प्राथमिक बात है। पर हमारा अधिष्ठान भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, हमारा अधिष्ठान हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, और उनके संदर्भ में आने वाली किसी भी समस्या में हम आवाज उठाने का काम करेंगे। उनके बारे में चर्चा होगी, परिसंवाद होगा, ग्रुप मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, और कहीं आवश्यकता होगा तो हम आंदोलन करने का भी रास्ता लेंगे, क्योंकि हम सभी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ है और संपूर्ण मानव जाति और विश्व कल्याण की परंपरा लेकर चलने वाला है हिंदू समाज। 2000 वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी में फैला था, आज आधे भारत में सिमट गया है, और अभी एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश जर्नल, उसका नाम लांसेट है, एक मेडिकल जर्नल है, मैं भी पढ़ता रहा हूं। जनसंख्या कितनी बढ़ेगी उनका विषय मेडिकल साइंस से जुड़ा है, क्योंकि मृत्यु दर कितना है, जन्म दर कितना है, उनके आधार पर जनसंख्या की वृद्धि का अंदाज लगाया जाता है। लैंसेट ने पूरी दुनिया और दुनिया के देशों की जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया, उसमें भारत का किया, और उनका रिपोर्ट है कि 2100 आने तक भारत की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ हो जाएगी। भारत की मानी हिंदू और मुसलमानों की मिलकर इस समय देश का एवरेज जनसंख्या वृद्धि दर 2 है, मानी पति पत्नी मिलकर 2 बच्चे 2 होंगे, परंतु हिंदू मुस्लिम सबका मिलकर 2 है, मुसलमानों का 2.4 है, मानी हिंदू मुसलमान पति पत्नी उनके बच्चे 2.5 होंगे। यदि देश का हिंदू मुस्लिम एवरेज 2 है और मुसलमानों का 2.4 है, तो स्वाभाविक हिंदू का 1.8 होगा।
मानी 2 हिंदू के बच्चे होंगे 2.25, और आगे आने वाले समय में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 1.4, मानी 2 पति पत्नी के 1.5 बच्चे। उनका परिणाम यह आएगा कि 2100, मानी आज से लगभग 80 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या घटकर 140 करोड़ है, वह बढ़कर 160 करोड़ होकर घटकर 100 करोड़ हो जाएगी, पर उसमें हिंदुओं का हिस्सा 50 करोड़ होगा। मानी भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। वह पहली बार विश्व प्रसिद्ध विश्व मान्य रिसर्च मेडिकल जर्नल लैंसेट ने कहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि संपूर्ण विश्व कल्याण और मानवता की संकल्प लेकर युगों युगों से चलने वाला हिंदू समाज के घर, संपत्ति, खेत, व्यापार, जीवन, बहन बेटी पर खतरा बढ़ रहा है। 1990-17 जनवरी को कश्मीर घाटी में 4 लाख हिंदुओं का निष्कासन हुआ था। इतने 32 वर्षों के बाद उनको उनके घर में नहीं बसा पाए, और 2022 मई में कश्मीर घाटी के हिंदुओं का दूसरा हिजरत, माइग्रेशन होना पड़ा। आज कश्मीर घाटी है, कल जम्मू है, परसों आसाम है, बंगाल है, मेरठ है, मुरादाबाद है, केरल है। मैं इसलिए कहता हूं कि हमें विकास चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बाद रोजगार चाहिए, यह हमारा महत्व का मुद्दा है। पर देश में हिंदू ही नहीं बचेगा, हमारा घर नहीं बचेगा, हमारी संपत्ति, हमारा व्यापार, हमारी बहन बेटी नहीं बचेगा। तो ये विकास शिक्षा किसके लिए है? इसलिए राष्ट्र छात्र परिषद यह दृढ़ विश्वास के साथ काम कर रहा है कि हिंदू समाज भारत के बेटा बेटियां हैं। भगवान ने हिंदू समाज को पैदा किया था। हिंदू धर्म भगवान ने दिया है, वह डिवाइन है। हम उनके आचरण करने वाले हैं, और अखंड भारत हमारी मातृभूमि, जहां हमें धन धान्य और हमारे पूर्वजों को मिला है, यह तीनों hamaरी श्रद्धा है। और तीनों को चुनौती देने वाली दुनिया की कोई भी ताकत है, उन ताकत को लोकतांत्रिक पद्धति से हम मुकाबला करके उनका उत्तर देंगे। इसलिए राष्ट्रीय छात्र परिषद छात्रों की बातें ही, एजुकेशन की बातें, शिक्षा की बातें प्रमुख रूप से उठाएगा। उसमें तुरंत एक बात हमें उठानी है, देश की केंद्र और राज्य सरकारों में कुल मिलाकर 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली। मैंने कहा 3 करोड़ सरकारी जगह, 1 करोड़ खाली। तो कैसे चला रहे हैं? लोगों को आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर ले रहे हैं। यहां तक कि तहसीलदार कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर है, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर है। उनको देना चाहिए, उनसे 1/3 पगार देते हैं, उनको कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो एक बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हम आवाज उठाएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की खाली सरकारी नौकरियां भरना शुरू करेंगे। आप 1, 2, 3 वर्ष के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करोगे और सरकारी नौकरियों भरने का क्रम चालू होगा, तो यह रोजगार आपको मिलेगा। स्थानिक शिक्षा के, एजुकेशन के, एडमिशन के, एग्जामिनेशन के, रिजल्ट के, सुविधा के प्रश्न हम स्थानिक स्तर पर उठाए। नेशनल शिक्षा की पॉलिसी की बात भी उठाए, और महीना में 1 बार कॉलेज में जहां ठीक लगे वहां कैंटीन में भी एकत्रित होकर राष्ट्रीय छात्र परिषद की टीम खड़ी करें। 1 महीने के बाद देश की सभी कॉलेजों में राष्ट्रीय छात्र परिषद से भर्ती का अभियान चलाएंगे। आप बैठे हैं, वह बैनर में एक QR कोड है, वह राष्ट्रीय छात्र परिषद के फेसबुक पेज का है। आप बाद में वह स्कैन करके वह पेज लाइक करो और सबसे करवाओ। मैं राष्ट्रीय छात्र परिषद के मेंबर बनने का गूगल फॉर्म
की लिंक भेज दूंगा। हम व्यक्तिगत संपर्क करके भी सदस्य बनाए, परंतु सभी छात्र इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक से सक्रिय होते हैं, तो गूगल लिंक के आधार पर भी राष्ट्रीय छात्र परिषद के सदस्य बनाने का काम हमारा चलेगा। हो सकता है कि अब पहली बैठक है तो थोड़ी बहुत असुविधा होगी। हमारे मुकेश सिंह जी, रजनी बहन और दिल्ली के बंधु शुक्ला जी, सचिन जी, सबने मिलकर जितनी सुविधा की चिंता हो सकती है वह करने का प्रयास किया है। कि भी कोई असुविधा हुई है तो हम समाज के काम में लगे हैं, यह मानकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने अपने स्थान में जाकर अपनी कॉलेज की राष्ट्रीय छात्र परिषद की इकाई कॉलेज की बनती है तो वह शहर में बाकी कॉलेजों में महीने में एक बार कैंटीन में छात्रों की मीटिंग, छात्रों के प्रश्न उठाना और सदस्य का अभियान चलाए। और केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली है, वह नौकरियां भरने के लिए हम शांत लोकतांत्रिक दबाव बनाए। यह करते हुए यह राष्ट्रीय छात्र परिषद की प्रथम ऑल इंडिया मीटिंग, उनमें आए सभी बंधु भगिनियों को नमस्कार। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, जीवन में आगे बढ़ो, अच्छा नौकरी रोजगार करो, अपने परिवार को समृद्ध बनाओ, चिंता करो और परिवार को समृद्ध बनाकर चिंता करते करते देश धर्म के काम में भी जीवन पर्यंत जुड़े रहो। नौकरी व्यवसाय करना ही चाहिए, परिवार चलाना ही चाहिए, परंतु यह करते करते जीवन में एक थोड़ा समय निकालकर देश धर्म का काम करना वह भी हमारा कर्तव्य है। मैं मानता हूँ राष्ट्रीय छात्र परिषद से जुड़े हुए सभी बंधु यह कर्तव्य का जीवन पर्यंत निर्वाह करेंगे। राष्ट्रीय छात्र परिषद के फेसबुक के साथ जुड़ो तो छात्रों के बारे में सभी बातें आपको वहाँ जानकारी मिलेगी। यह कहते हुए सचिन बघेल जी, मुकेश जी, रजनी जी, हमारे दिल्ली के शुक्ला जी और आप सभी देश भर से कठिनाई सहन करके लंबा ट्रैवल सफर करके आए, ये राष्ट्रीय छात्र परिषद के बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार। खुश रहो, सुखी रहो, जीवन में सफल रहो और देश धर्म का काम करते रहो। नमस्कार।